रात के 2 बजे एक पड़ोसी के घर में उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है तो पड़ोस में के होलकर परिवार से उनके बेटे का फ़ोन होता है कि अंकल अंकल जल्दी हमारे घर में आइए, हमारे घर में कुछ हो गया है। पड़ोसी समझ नहीं पाता है, जल्दी से उठता है, भागता है, मेन दरवाज़े पर जाता है तो दरवाज़ा बंद होता है। तो फिर दूसरी तरफ से छत पर जाता है, छत से कूद कर उनके घर में आता है। घर में जब घुसता है तो 2 कमरे होते हैं, एक कमरे से फट 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 आवाज़ें आ रही होती हैं। उस दरवाज़े को खोलते हैं, वहाँ से एक औरत निकलती है और बदहवास से दूसरे कमरे में भागती है। जब दूसरे कमरे में वो देखती है तो वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है और ये लाश उसके पति की होती है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज कहानी औरंगाबाद के सतारा जगह से। ये तारीख है 9 सितंबर 2017, शनिवार का दिन है। दूसरे दिन संडे था। होलकर परिवार, जिसमें जितेंद्र नारायण होलकर, उनकी बेटी, उनकी बीबी भाग्यश्री होलकर, उनका बेटा 14 साल का जो 9वीं क्लास में पढ़ता है, और बेटी दूसरी जगह पर इंजीनियरिंग कर रही थी। बहुत ही अच्छा परिवार था। रात को ये लोग खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, अच्छी अच्छी मधुर सी बातें होती हैं। और फिर बीबी कहती है कि मैं बेटे को सुला देती हूँ, थोड़ी देर उससे बात कर लूँगी, कैसी उसकी पढ़ाई चल रही है। तो वो जाती है, बेटे के कमरे में जाती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर होलकर टीवी वीवी देख कर बंद कर कर अपने कमरे में आते हैं। आते कुछ किताब पढ़ते हैं। किताब पढ़ने के बाद उनके किताब सीने में लगी होती है और उनको नींद आ जाती है। 1:30 बजे के करीब जिस कमरे में बीबी होती है वहाँ पर खटखट आवाज़ आती है। तो बीबी को लगता है कि वो शायद उनके पति जितेंद्र उनको बुला रहे हैं। वो कहती है कि आती हूँ, लेकिन वो नींद में होती है, वो उठ नहीं पाती और वहीं पर सो जाती है। फिर 2:15 बजे वो अपने बेटे को उठाती है, कहती है कि बेटा कुछ गड़बड़ हो रही है, ज़रा अंकल को फ़ोन करो, मैंने दरवाज़ा खोलना चाहे, हमारे दरवाजे के आगे कि किसी ने सिटकनी लगा दी है। और फिर वो बेटा फ़ोन करता है अपने पड़ोसी को, और पड़ोसी वैसे ही भागता हुआ, जैसा मैंने बताया, आता है। और फिर ये जो भाग्यश्री हैं भागकर दूसरे कमरे में जाती हैं। वहाँ पर जितेंद्र होलकर का गला कटा होता है। कोई उनको मार कर चला जाता है। पुलिस आती है। पुलिस तहकीकात तफ्तीश शुरू होती है। तो पता चलता है कि दरवाज़ा बंद है, कैसे चोर आए इस पर होता है। तो पहले पुलिस सोचती है कि क्या लूट पाट के इरादे से ये चोरी की गई है। तो इसकी तफ्तीश की जाती है। पास में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है इनके बराबर के घर में, जिससे कुछ इनका आना सुनी होती है। आपको पता ही है, घरों में जब आसपास में काम चल रहा होता है तो किसी की ईंटें आपके सामने पड़ी होती हैं, किसी का रेता पड़ा होता है, तो उससे मन मुटाव हो जाता है। तो पहले उस एंगल पे देखा जाता है तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरा, जितेंद्र नारायण होलकर का कैरेक्टर देखा जाता है। क्या इनकी किसी से रंजिश थी? तो रंजिश के एंगल को खंगाला जाता है तो उसमें भी कुछ नहीं मिलता कि कोई भी ऐसी रंजिश नहीं थी। बैंक के ये मैनेजर थे, कोऑपरेटिव बैंक के, और अच्छा काम करते थे, सबके साथ अच्छा मिलनसार से आदमी थे। अब पुलिस को शक होता है कि कैसे फिर कौन किसको मार के चला गया, तो कुछ पता ही नहीं चलता है। पुलिस अब इंटेलिजेंस सर्विलेंस का सहारा लेती है। फ़ोनों को ट्रैक में किया जाता है, सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जाता है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं, फ़ोन को डाला जा रहा है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर जो उनकी बेटी थी, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही थी, वो भी आ जाती है। भाग्यश्री का बुरा हाल रो रो कर था। 1999 में इन्होंने लव मैरिज की थी, मोहब्बत थी इनकी आपस में, ज़िंदगी इनकी बड़ी अच्छी चल रही थी। 2 बच्चे थे, दोनों अच्छा पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। बेटा 9th में था, बेटी इंजीनियरिंग करने लगी थी। भाग्यश्री खुद जॉब करती थी मेडिकल में, मैनेजर्स थी, मैनेजर के मेडिकल उसमें, तो वो भी अच्छा कमा रही थी, अच्छा पैसा सब कुछ था। अचानक कौन आकर किसने उनका गला काट दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। पूरा सतारा इससे चकित था, सोच रहा था कि किसने इनके परिवार में इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा कहर ढा दिया है। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे होते हैं, कुछ भी कामयाबी नहीं मिलती है। फिर एक सुराग पुलिस को मिलता है और वो मिलता है सुपर बाइक।
अब ये सुपर बाइक उसी दिन की है और उसी दिन सुपर बाइक में 2 लड़के सुपर बाइक से निकलते हुए जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब ये सुपर बाइक किसकी है तो शहर में पता चला जाता है कि सुपर बाइक यहाँ पे तकरीबन 250 या 300 लोगों के पास सुपर बाइक है। तो फिर देखा जाता है कि सुपर बाइक अगर किसी ने मारा है तो पुलिस सोचती है तो मारा ऐसे नहीं गया होगा, उसकी रैकी ज़रूर की गई होगी, क्या सुपर बाइक पहले भी आई है कहाँ पर। पुलिस फिर फुटेज को खंगाला जाता है, इतने में आपकी सर्विलेंस भी चल रही है, फ़ोन को खंगाला जाता है, सारा चीज़ों का रिकॉर्ड देखा जा रहा है। तो होलकर का रिकॉर्ड कुछ नहीं, ऐसा संदिग्ध कोई भी कॉल नहीं दिखती है कि जिसने होलकर ने किसी को कॉल किया होगा या कोई बराबर आ रहा होगा। वाइफ भी जॉब करती थी मेडिकल में, तो उनके भी जो कॉल्स थे वो क्लाइंट के थे, ज़्यादातर वही सब कुछ मिल रहे थे, उन्हीं से बातचीत हो रही थी। तो पुलिस फिर पुरानी फुटेज को खंगालती है तो उनको फिर वही बाइक दिखती है, 5 दिन पहले की वो बाइक सुपर बाइक होलकर परिवार के बाहर खड़ी होती है। अब पुलिस यहाँ पर स्टैटिक बाइक है क्योंकि वो वाली जा रही थी, तेज़ में था, फुटेज सीसीटीवी फुटेज की क्वालिटी समझ सकते हैं कैसी होती है, पर यहाँ पर स्टैटिक बाइक उनको मिल गई थी। फुटेज को उन्होंने फ्रीज़ किया, जूम इन किया तो वहाँ पर साफ साफ सा नंबर झलक गया। अब ये नंबर मिल गया था तो इन्हें लगा कि अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी, केस इतना आसान नहीं था। अब नंबर को खंगाला जाता है तो सब चौंक जाते हैं क्योंकि ये नंबर वहाँ के शिवसेना के प्रमुख जो परिषद के उस वक्त थे किरण गनोरे का नंबर था। किरण गनोरे के नाम पर ये बाइक रजिस्टर्ड थी। अब इन्हें लगा कि किरण गनोरे शिवसेना के आदमी हैं, नेता हैं, उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता इतनी जल्दी उनको नहीं पकड़ा जाता, तब तक हम मजबूती से सब कुछ नहीं देख लें। तो फिर बाइक की फुटेज को देखा जाता है तो वो जो 2 लोग बैठे हुए थे, क्या इसमें किरण थे? तो फेस को देखा जाता है, किरण की तस्वीरों को निकाला जाता है सोशल मीडिया और उससे फेसेस को मैच किया जाता है तो फेसेस नहीं मिल रहे थे। अब ये पता किया जाता है जाकर कि क्या किरण की बाइक चोरी तो नहीं हुई। आसपास थाने में जाया जाता है, खबरियों को लगाया जाता है तो खबरी कहते हैं कि नहीं, ये बाइक चोरी नहीं हुई है और ये बाइक वहाँ पर यानी कि किरण के घर पे अभी भी मौजूद है। अब पुलिस को लगता है कि इस केस में किरण का हाथ है। अब पुलिस किरण के पास पहुंचती है तो किरण नेता था, तो वो जब बातें घुमाकर सीधी बात पे बाजते हैं तो किरण कहता है कि हाँ मेरी बाइक है तो इसमें क्या है, मेरे कार्यकर्ता इसको चलाते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो इतनी बड़ी पार्टी के लोग हैं जो आते हैं वो ले जाते हैं बाइक को। अब देखा जाता है कि बाइक को ले जाते हैं तो ये बाइक को कौन कौन लेकर गया है, कहने कि जी वो देख लो आप कौन कौन लेके गया, अभी तो कोई हाल ही में ऐसे लेके नहीं गया और आप इस तरह से कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो। अब पुलिस को लगता है कि इस तरह से हाथ डालना कुछ आसान नहीं है, तो फिर तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है 2 लोगों के नाम आते हैं, एक तौफीक इब्राहिम और एक हुसैन इलियास बाबा शेख। 20-22 साल की उम्र के ये 2 लड़के होते हैं। एक चाय की दुकान पर काम करता है तौफीक इब्राहिम और हुसैन इलियास बाबा शेख का काम फ्रूट सेलर का होता है। हाँ, ये उसके कार्यकर्ता थे, उनके लिए काम करते थे और बाइक से घूमा जाता है। अब इन दोनों की कुंडली को खंगाला जाता है। अब इन दोनों की कुंडली को जब खंगाला जाता है तो तौफीक इब्राहिम का आपराधिक मामलों में केस दर्ज होता है। तो तौफीक को उठाना आसान था, तौफीक को उठा लिया जाता है मामला, और फिर जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो नाम हुसैन इलियास बाबा शेख का लेता है और बाबा शेख भी पकड़ा जाता है। तो ये दोनों क्रिमिनल पुलिस पकड़ लेती है जिन्होंने ये वारदात की थी। अब वेपन नहीं था और इनका क्या मोटिव था, बैंक वाले से इनकी क्या दुश्मनी थी जो मार दिया गया, तबकि वहाँ से कोई लूटपाट भी नहीं हुई। तो फिर इनसे पूछा जाता है तो जो बताने वाली बात इनके मुंह से निकलती है वो हैरान कर देती है कि साहब हमको किरण गनोरे ने इसकी सुपारी दी थी। किरण गनोरे नेता
एक बैंक कर्मचारी को क्यों मरवाना चाह रहा है। पुलिस के पास अब सबूत था। किरण नेताजी थे, अब नेताजी को पकड़ना आसान था। नेताजी को क्योंकि गवाह मिल गया था, नेताजी को पकड़ लिया जाता है। और पहले तो वो कई तरह की कहानियाँ बताते हैं, अपना रौब दिखाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं, लेकिन जब सबूत और सब कुछ पूछताछ के कड़ी के साथ करता है तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने ही इन लोगों को मरवाया था। अब इनका क्या मोटिव था? अब पुलिस के पास एक और सवाल आता है कि भाई किरण गनोरे को क्यों मरवाया गया था। तो अब जो बात खुलती है वो पूरा सत्तारा शहर औरंगाबाद महाराष्ट्र का हिस्सा है, मध्य प्रदेश के पास में, तो पूरा औरंगाबाद इस चीज़ से दहल जाता है। इनको मरवाने के लिए 2 लाख रुपए दिए गए थे, 10,000 एडवांस दिए गए थे। और जानते हैं ये 2 लाख रुपए किसने दिए थे? जी, ये जितेंद्र नारायण होलकर की बीबी भाग्यश्री ने दिए थे। अब भाग्यश्री ने अपने पति को 1999 में शादी हुई, 9 सितंबर 2017 में 14 साल का बेटा, 19 साल की बेटी। पति को क्यों मरवाना चाहती है एक पत्नी? अब ये सबसे बड़ा सवाल था और इसलिए भाग्यश्री को फिर पकड़ा जाता है। तो मैंने कहा कि पुलिस ने, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, पर पुलिस ने 3 थ्योरी पे काम करना शुरू किया था। पहली, लूटपाट, क्योंकि कोई फोर्स एंट्री नहीं थी तो लूटपाट और कोई भी सामान घर से नहीं गया था, तो लूटपाट की थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। दूसरी थ्योरी थी, क्या कोई रंजिश थी, क्या होलकर का कुछ कैरेक्टर ख़राब था, क्या होलकर के साथ किसी की दुश्मनी थी, अदावत थी, तो उस पर पूरी रिसर्च की जाती है, होलकर के ऑफिस से लेके आस पड़ोस और रिश्तेदारों तक, तो वो थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। और जो तीसरी थ्योरी पे पुलिस काम कर रही थी, आपसी संबंध पे, पुलिस को शक था कि इनके आपसी संबंध जिस तरह से भाग्यश्री दिखा रही है, जिस तरह से उसने कहानी को प्रेजेंट किया है, ये बहुत ही वीक है। इसलिए ये आपसी थ्योरी पुलिस की क्लिक करती है और आपसी थ्योरी से ये केस क्रैक होता है। तो पता चलता है कि भाग्यश्री ने क्यों मरवाया। भाग्यश्री की लव मैरिज हुई थी 1999 में। इन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक उसे लगा जितेंद्र होलकर की भाग्यश्री उसे धोखा दे रही है। वो किसी आदमी से मिलती है और उसका किसी आदमी के साथ चक्कर है। भाग्यश्री कई बार समझाती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन होलकर बिल्कुल भी नहीं मानता। और अब बात बिगड़ने लगती है, इनका विवाद बढ़ने लगता है, हाथ पांव उठने लगते हैं, रोज़ झगड़े होने लगते हैं। फिर पड़ोसी बताते हैं कि रोज़ इनके घर से झगड़े की आवाज़ आती है। बेटा सुबह कर रोने लगता था, बेटी को फ़ोन करता था कि मम्मी पापा में रोज़ झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। बात मारपीट के होने लगी, बच्चों के सामने मारने लगा। तो भाग्यश्री ने सोचा कि अब इससे छुटकारा पाना ही आसान है। अब किरण गनकोरे इनकी ज़िंदगी में कैसे आता है, अब सवाल ये उठता है। तो किरण गनकोरे वहाँ का नेता था, नेतागिरी काफ़ी शिवसेना के साथ था, तो भाग्यश्री ने उसकी काफ़ी मदद की है। कभी 10,000 रुपये उधार दिए, कभी उसने जो चीज़ मांगी है कोई सपोर्ट के लिए, कभी कोई मेडिकल कैंप लगवाना होता है पार्टी का तो उसके लिए, तो वो उसका एक संबंध था, उसके एहसानों तले था। तो बराबर भाग्यश्री अपने दिल की बात, अपने घर का दर्द उससे शेयर करती थी। तो इसलिए किरण गोनकर आया, तब जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इसने कहा कि भाई अब तो कुछ करना होगा। तो फिर किरण गोनकर नेता थे, तो उसने 2 लोगों को ढूंढा जो गरीब थे, जिनको पैसे के लिए कर सकते थे। ये 2 नाम आते हैं, तौफीक इब्राहिम और हुसैन एलियास बाबा। इन लोगों के लिए 2 लाख रुपए काफ़ी थे। इन लोगों को 2 लाख दिया जाता है, अपनी बाइक दी जाती है, मारने का वेपन दिया जाता है, और फिर ये लोग रैकी कर कर घर से आते हैं। पास में कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा होता है, वहीं से ये लोग चढ़ते हैं, ऊपर आते हैं। ये भाग्यश्री दरवाज़ा खोल देती है, फिर अपने कमरे में जाती है, प्लान के मुताबिक उसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि होलकर
कुछ कर भी नहीं पाया, क्योंकि इतनी गाफिल नींद में वो शायद किताब रख के सो रहा था, तो उसका वहीं पर ये गला उसका रौंद देते हैं और मार के, और वहीं पर वेपन को धोते हैं, क्योंकि तभी कोई चीज़ निशान नहीं मिले। वेपन को धोते हैं, हर चीज़ को पोंछते हैं और चले जाते हैं। 2 बजे ये लोग निकल जाते हैं। 2:15 पे भाग्यश्री पूरा ड्रामा करती है, बेटे को उठाती है, फ़ोन कराती है और इस तरह से चील पुकार करके जाती है। पुलिस ने केस तो क्रैक कर दिया, लेकिन पुलिस को ये साबित करने के लिए भी सबूत चाहिए होता है, केवल थ्योरी और इस पे बयानों पर नहीं, क्योंकि बयानों में पलट जाती है। अब जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाग्यश्री कह रही है कि हाँ उसने ये सब किया था, पर वो जब ये मारने आए थे तो उसका मन पलट गया था, तो उसने इन लोगों से यानी कि तौफीक, इब्राहिम और हुसैन इल्यास से कहा था कि नहीं नहीं अब मत मारो, अब तुम चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। पर वो उन्होंने इसकी बात नहीं सुनी और उन्होंने ज़बरदस्ती कत्ल कर दिया। पुलिस ने अब बेटी को गवाह मुख्य बनाया है। बेटी तैयार हो गई है इस बात में गवाही देने के बारे में कि इनका रिलेशन सही नहीं था। बीच में जब लड़ाई झगड़े काफ़ी हो गए थे तो ये लोग सेपरेट भी हो गए थे। फिर बीच में एक परिवार के सदस्य ने इनको मिलकर इनके साथ सहानुभूति करी और मिलन कराया। तो इस तरह से परिवार का हुआ था, रिश्ते ख़राब थे, खट्टे मीठे होते थे, लड़ाई झगड़ा होने लगा था। शक की बुनियाद जितेंद्र के अंदर फैलती चली जा रही थी और मारपीट बढ़ती जा रही थी। तो उसने, भाग्यश्री ने इसका सिर्फ जो हल सोचा वो जितेंद्र को रास्ते से हटाने का सोचा। आज वो जेल में है, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई है, अब उसके हाथ भी कुछ नहीं आया है। अब बच्चे किस तरह से आगे बढ़ेंगे और किस ज़ख्म और दर्द के साथ और खौफ के साथ जिएंगे, अब ये एक सवाल है। तो ये ज़िंदगी के रिश्तों से जुड़ा केस था, इसलिए हमें लगा कि इंडिया लाइफ में इसको बताना ज़रूरी है। इसी तरह की ख़बरें, कहानियाँ जो छुप गई हैं, जो नज़रों से दूर हो गई हैं, कुछ धुंधली हो गई हैं, हम लेकर आएंगे, जिससे हमारी ज़िंदगी को एक सबक मिले और आने वाला कल हमारा बेहतर हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।